हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां स्टार्ट किए हैं और आज की इस क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों पर चर्चा करेंगे जो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। और इसके अगले चैप्टर में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों पर बात करेंगे। इसके विषय में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से रिवर्स पे हमें डिस्कशन आज करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले एक प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना लेते हैं और उसी पर हम पूरा डिस्कशन करते जाएंगे और जो जो पॉइंट नोट करने वाले हैं उनको नोट करते जाएंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में दो कैटेगरी में रिवर्स को हमने बांटा। अरब सागर की आज हम बात करेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था उसमें एक रिवर की बात की थी, वो समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, वो है लूनी नदी। देखिए, राजस्थान में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर अरावली रेंज है। पीछे हमने डिस्कस किया कि गुजरात का ये एरिया है, गुजरात से ले करके और इस तरह से एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरा राजस्थान पार करती हुई हरियाणा और दिल्ली तक जाती है, उसका नाम है अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और इससे कई नदियाँ निकलती हैं। कुछ नदियाँ अरब सागर की तरफ आती हैं और कुछ नदियाँ इधर चंबल की सहायक नदियाँ हो जाती हैं, जैसे बनास। तो इधर की तरफ भी वाटर जाता है इसमें और कुछ पानी जो है वो अरब सागर की तरफ भी आता है। हालांकि ये एक बहुत सूखा क्षेत्र है। देखिए, राजस्थान से जो नदियाँ निकलेंगी वो सदा नीरा नदियाँ नहीं होंगी, ये पहले आप लॉजिक समझ लें, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ बारिश कम होती है। बारिश कम होने का कारण जब हम भारत का मानसून पढ़ेंगे, भारत में वर्षा कैसे होती है, तब हम देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दिशा और अरावली की दिशा समानांतर है, एक ही दिशा में है। इस वजह से वो हवाओं को रोक नहीं पाता है। वहाँ पर हम इसको विधिवत डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से कुछ ही वर्षा गुजरात का ये काठियावाड़ का क्षेत्र प्राप्त करता है, राजस्थान का ये जो पश्चिमी इलाका है वो बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, और इसीलिए यहाँ पर रेगिस्तान डेवलप हुआ है। और इस क्षेत्र में जो भी नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं। बारिश के महीने में तो पानी उनमें रहता है, लेकिन बाद में वो बहुत कम पानी वाली नदियाँ या लगभग सूखी नदियाँ आप कह सकते हो। तो अरावली रेंज को आप जानते हैं गुजरात राजस्थान से, तो उसी अरावली रेंज में एक पुष्कर वैली है, वही पास से निकलती है ये लूनी नदी। कुछ इस तरह से आप मान के चलें कि ये लूनी नदी है और ये ब्लू कलर से बनाते हैं, रिवर्स को वाटर ब्लू कलर में बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो है लूनी नदी है और ये है कच्छ का रण। देखिए, ये एरिया जो है ये कच्छ प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जो होता है वो ये कच्छ का क्षेत्र है। और ये काठियावाड़ सौराष्ट्र का क्षेत्र है। ये खंभात की खाड़ी है और ये है कच्छ की खाड़ी। तो देखिए, कच्छ की खाड़ी के ऊपर का जो ये क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र पहले कभी समुद्र के नीचे हुआ करता था। देखिए, भारत का ये वाला जो तट है, जो पश्चिमी तट आप कह सकते हो, इसमें कुछ क्षेत्र जो है वो ऊंचे उठ गया है और कुछ क्षेत्र नीचे धंस गया है। जैसे यहाँ पर आप नर्मदा और तापी वाला जो क्षेत्र है ये देखते हैं, ये नीचे सबडक्ट हो गया है, यानी धंस गया है। यहाँ पर दो भ्रंश घाटियाँ डेवलप हुई और ये एरिया नीचे धंस गया है। इधर का एरिया कुछ ऊपर उठ गया है, केरल के क्षेत्र का एरिया। और यहाँ पर जो कच्छ का एरिया आप देखते हो, यहाँ पर ये एरिया ऊपर उठा है और यहाँ पास का क्षेत्र जो है नीचे धंसा है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो पश्चिमी किनारा है भारत का समुद्र तट का, वहाँ पर कहीं कहीं पे धंसान हुआ है और कहीं कहीं पे ज़मीन ऊपर उठ गई है, यानी अपलिफ्ट और सबडक्शन दोनों घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो जो कच्छ का क्षेत्र है ये कभी समुद्र के अंदर रहा करता था, ये ऊपर उठ गया है, इसीलिए यहाँ पर अब भी खारे पानी के दलदल पाए जाते हैं, क्योंकि ये सी लेवल से बहुत ऊँचे नहीं है और अभी यहाँ खारापन बहुत है। यहाँ पर बहुत सा दलदली क्षेत्र है, खारे पानी की झीलें हैं, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें खारे पानी का जो है साल्टी वाटर की अधिकता है और ये रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। इस एरिया को रन ऑफ कच्छ कहते हैं। यहीं पे लिटिल रन भी है। और ये जो लूनी नदी है ये आकर के इसी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है।
कई नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। यहाँ पर एक सरस्वती नाम की नदी है, एक वेस्ट बनास नाम की नदी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लूनी पे बात करें तो लूनी नदी, ये है लूनी नदी। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पुष्कर वैली से। अजमेर के पास में पुष्कर वैली है, वहीं से एक नदी निकलती है और एक सरस्वती नाम की भी नदी निकलती है, और ये दोनों मिलकर के लूनी नदी का निर्माण करती हैं। तो इसमें लूनी नदी में जो पॉइंट नोट करने वाले हैं उसको हम नोट भी करते जाएंगे। पहली नदी हम पढ़ेंगे लूनी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है। नदी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से राजस्थान की ये सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसका उद्गम कहाँ है? तो देखिए, उद्गम है आरावली में। ये आरावली से निकलती है, और आरावली में कहाँ? पुष्कर वैली से। पुष्कर वैली, यहाँ से ये नदी निकलती है, और ये नदी जा करके कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। इस तरह से आप बना लें अगर, तो कच्छ के रण में इसका मुहाना है। समुद्र तक नहीं पहुँचती है, ये इसका पॉइंट एक स्पेशल है जो पूछा जाता है। समुद्र तक नहीं पहुँचती है। और यहीं पे आप लिख लें अजमेर के पास, अजमेर शरीफ है उसी पास में। देखिए, अजमेर के पास में ही आपको एक झील है, सांभर झील। सांभर झील भारत की नमकीन पानी की धरातल पर स्थित सबसे बड़ी झील है। देखिए, जब खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाएगी तो आपको यहाँ समुद्र तट पे भी एक झील है, उधर जब बात करेंगे, लेकिन वो जो है लेगून है। जब बात की जाएगी कि धरातल पर यानी इनलैंड सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील इसी नदी पर है। यानी शुरुआत में ही यहाँ पर एक सांभर झील है। सांभर झील, सांभर झील किस नदी पर है? लूनी नदी पर। तो यह सांभर झील से होकर बहती है। सांभर झील से होकर बहती है। देखिए, सभी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, हर एक पॉइंट आपसे अलग अलग एक क्वेश्चन बन सकता है। सांभर झील के कहाँ पे है? सांभर झील अजमेर के पास में ही है, आरावली पर्वत श्रेणियों में। और वहीं पर लूनी नदी पुष्कर वैली से निकलती है, जो पहले सांभर लेक में जाती है, फिर उसके आगे ये निकलती है। देखिए, शुरुआत में जो ये नदी है, इस नदी को शुरुआत में तो इसमें फ्रेश वाटर है, लेकिन लास्ट तक आते आते इसमें खारा पानी भी हो जाता है। यानी कि ये एक ऐसी नदी है जिसमें प्रारंभ में फ्रेश वाटर है और बाद में इसमें खारा पानी है। तो खारा पानी और ताज़ा मीठा पानी दोनों तरह का पानी लूनी नदी में पाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब ये समुद्र तक पहुंचती नहीं है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इसमें कुछ खास सहायक नदियां भी इसकी हैं। और चूंकि इसमें खारा पानी पाया जाता है, इसलिए इसको एक और नाम देते हैं लवणवती या साल्ट रिवर। तो इसको एक और नाम क्या देते हैं? इसको लवणवती, लवणवती, लवणवती या साल्ट रिवर भी कहते हैं। मौसमी नदी है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, क्योंकि जब बारिश होगी तभी इसमें भरपूर पानी होगा, जब बारिश नहीं होगी तो भरपूर पानी नहीं होगा। क्योंकि जो अरावली क्षेत्र है इसके ऊपर हिमानियाँ नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये कम ऊंचा है। तो जब बर्फ़ के हिमानी बड़े बड़े नहीं होंगे तो फिर हर समय पानी नहीं उपलब्ध होगा। देखिए, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालय क्या है? हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इस तरह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद में बर्फ़ जमा होने लगती है। हिमालय पर ऊपर आप जाओगे तो आइस कैप्स हैं, यहाँ पे बर्फ़ की चादरें हैं, यानी ग्लेशियर्स हैं, हिमानी हैं। वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो सदा नीरा नदियाँ होती हैं, क्योंकि हिमानी वर्ष भर धीरे धीरे गलते रहते हैं जो ग्लेशियर्स हैं, और वो
गंगा को या सिंधु नदी को या ब्रह्मपुत्र नदी को या यमुना नदी को, ये सब क्या हैं, ये सब हिमानी से निकलती हैं और इनमें वर्ष भर पानी बराबर बना रहता है। बारिश से इसका कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। इनका उद्गम ही ऐसा है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और फिर मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, फिर बारिश का भी पानी इसमें आता है। ये जो नदी है ये कोई बहुत ऊंचे पर्वत से नहीं निकल रही, यानी यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, स्थल से ही समझिए निकल रही हैं। तो इनमें मौसम में पानी रहेगा, बाकी पानी कम पड़ जाएगा। तो हिमालयी नदियाँ जो होती हैं, हिमालय से निकलने वाली, वो सब सदानीरा नदियाँ हैं, ऑलवेज वाटर फ्लोइंग हैं। तो इसको लवणवती भी कहा जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वो भी आप जानें। देखिए 2 सहायक नदियाँ इसमें खास हैं, एक है सूकरी और एक है जवाई। ये 2 नदियां जो हैं वो इसी में आकर के मिल जाती हैं, लूनी नदी में। तो इस प्रकार से ये लूनी नदी में है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हो गई, सूकरी या सूखड़ी इसको बोलते हैं, जवाई, 2 नदियां हैं विशेष करके। और भी हैं, देखिए मीठड़ी भी है एक, मीठड़ी, सूखड़ी, ये सब नदियां क्या हैं, ये लूनी की सहायक नदियां हैं। तो लूनी के विषय में इतना आपको जानना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और नदियाँ हैं, 2-3 नदियाँ और हैं, वो भी समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं। वो भी यहीं जो कच्छ का रण का क्षेत्र है, इसको नाम दे दें, ये क्या है, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रण, ये दलदली इलाका है। यहीं पर यह है लिटिल रन, ये जो एरिया आगे इसी का एक्सटेंशन है, इसको लिटिल रन बोलते हैं। ये भी कच्छ का रण का ही भाग है। यहाँ पर भी जो है 2-3 नदियाँ आकर के इसी में विलीन हो जाती हैं। वो देखिए कौन कौन सी हैं। एक रनी है, एक जो है यहीं पर रिवर है बनास, एक नदी बनाइए बनास, एक बनाइए सरस्वती और एक बनाइए रूपेन। ये 3 नदियाँ हैं, इसी तरह से हैं, 3 नदियाँ हैं। एक का नाम है, देखिए ये है बनास, ये पश्चिमी बनास है, याद रखिएगा, पश्चिमी बनास। और ये है सरस्वती, और ये है रूपेन। ये तीनों नदियाँ क्या हैं, ये रन ऑफ कच्छ में जाकर विलीन हो जाती हैं, कच्छ के रन में, कच्छ के रन में विलीन। ये भी समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। देखिए बनास नाम की 2 नदियां हैं, दोनों ही अरावली से ही निकलती हैं। एक बनास जो पश्चिम की तरफ आती है उसको पश्चिमी बनास कहा जाता है, ये पश्चिमी किनारे से ही निकलती है। और एक बनास जो है वो जाती है, चंबल की सहायक नदी बनती है जाकर के, बनास नदी वो है। ये सरस्वती नदी है, ये भी यहाँ पर विलीन हो गई है। और रूपेन नदी, ये भी जो है इसी कच्छ रन में आकर के विलीन हो जाती है। तो लूनी को हमने पढ़ा, बनास, सरस्वती और रूपेन, 4 नदियाँ ऐसी हैं यहाँ पर जो समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं। तो इनको भी आप हेडिंग डाल करके बस एक ही पॉइंट इसके विषय में जानना है, बाकी कुछ आपको नहीं जानना है। अब देखिए अगली नदी पर आते हैं, आप साथ में बनाते रहिएगा और पॉइंट्स को देखते रहिए। अब देखिए साबरमती एक नदी है, साबरमती बहुत फेमस है। साबरमती नदी पर जो है महात्मा गांधी का आश्रम भी है, साबरमती आश्रम, वहीं बनाया था गुजरात में। तो उसको देखें, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये 3 नदियाँ मिटाएंगे। देखिए एक रिवर है साबरमती, इस तरह से साबरमती। साबरमती कहाँ से निकलती है? साबरमती भी जो है वो अरावली रेंज से ही निकलती है। ये उदयपुर है, जो उदयपुर का मेवाड़ क्षेत्र जो है, मेवाड़ से नदी निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है।
अब देखिए ये जो अरब सागर का ये पोर्शन है ये खाड़ी है, ये भी एक खाड़ी है। देखिए ये कच्छ की खाड़ी है, ये क्या है, ये कच्छ की खाड़ी है। खाड़ी हमने आपको बता रखा है खाड़ी क्या होती है। और ये खंभात की खाड़ी है या खैम्बे की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बे ऑफ गल्फ, ये गल्फ है। हिंदी में खाड़ी शब्द कहेंगे, इंग्लिश में इसका नाम है गल्फ, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ खंभात है और ये गल्फ ऑफ कच्छ है। तो खंभात की खाड़ी में साबरमती आकर के गिरती है और इसी साबरमती के किनारे जो है कई चीज़ें फेमस हैं जो स्थित हैं। निकलती कहाँ है, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। हेडिंग हमारी रहेगी साबरमती, ये दूसरी नदी हो गई साबरमती नदी। ये कहाँ से आती है, मेवाड़, उदयपुर के पास, उदयपुर के पास से, मेवाड़ क्षेत्र से निकलती है, उदयपुर के पास से। ये वहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है जय समुद्र झील। कहाँ से, जय समुद्र, जय समुद्र झील वहाँ पर है। और यही जय समुद्र झील से ये नदी निकलती है साबरमती, और कहाँ, खंभात की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। खंभात की खाड़ी, ये साबरमती। तो पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि कहाँ से निकलती है। ये जय समुद्र झील जो मेवाड़ में है उदयपुर के पास, ये साबरमती वहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है अरब सागर में। अब इसके किनारे दो तीन चीज़ें हैं। देखिए इसी के किनारे साबरमती आश्रम है, वो तो बिल्कुल फेमस है, आप जानते ही हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का एक बहुत फेमस शहर है अहमदाबाद, जो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद किस उद्योग के लिए, यानी किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है अहमदाबाद। तो यहीं पर इसी साबरमती नदी के किनारे आपका गांधीनगर, गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित हैं गुजरात के। और साबरमती आश्रम तो है ही। तो अगला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये तो उद्गम हो गया। दूसरा है कि गांधीनगर और अहमदाबाद, अहमदाबाद नगर स्थित हैं। गांधीनगर तो गुजरात की राजधानी है। और आप लिख भी सकते हैं कि साबरमती आश्रम भी इसी के किनारे हैं, गुजरात में ही साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कब स्थापित किया गया था, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती की स्थापना कब की थी, कमेंट करके बताइए आप हमें। और अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है ये भी बताइए। तो ये हो गई आपकी साबरमती नदी, इतना जानना काफ़ी है इसके विषय में। अब अगली नदी जो हमें पढ़नी है वो है माही नदी। देखिए माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए कुछ खास है उसके विषय में ये चीज़ें, और मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अब मालवा के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं, देखिए यहाँ पर है मालवा का पठार। मालवा का पठार से जो नदी निकलती है वो अक्सर उत्तर की तरफ जाती हैं। यहाँ से आप देखते हो चंबल है या और भी जो नदियाँ हैं सब आप जाते देखे हैं कि यमुना नदी में जा कर के मिलती हैं जा कर के, क्योंकि ये जो विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत के उत्तर का जो पठार है उसकी ढाल उत्तर की तरफ है। यानी मालवा का पठार जो है वो उत्तर की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए मालवा के पठार क्षेत्र से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो उत्तर की तरफ जाती हैं, ना कि अरब सागर की तरफ या पूरब की तरफ। तो सिर्फ 2 नदियाँ हैं जो नर्मदा ताप्ती वो भ्रंश घाटी में बहती हैं, वो अलग बात है, उसको हम विशेष पोजीशन में पढ़ लेते हैं। लेकिन एक नदी जो है वो मालवा के पठार क्षेत्र से ही निकलती है और पहले तो वो उत्तर की तरफ चलती है, लेकिन फिर वो घूम करके अरब सागर की तरफ आ जाती है, यू टर्न ले लेती है, वो है माही नदी। तो यहाँ से आप देखते हो चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सब नदियाँ उत्तर की तरफ जा रही हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं हम जो यमुना वाले चैप्टर में।
अब देखिए यहाँ से जो माही नदी है उसकी सिचुएशन क्या है, वो यहाँ से विंध्य रेंज से ही निकलती है। पहले तो ये उत्तर की तरफ बढ़ती है, जैसे ढाल है वैसे ही, फिर यहाँ पर एक राजस्थान फाल्ट है, ऐसे एक फाल्ट है अरावली के किनारे, उसका अनुसरण करती है और उसी में ये भ्रंश में घूम जाती है नदी और इस तरह से वापस आ जाती है। यानी कि ये तो इधर को आ रही और ये नदी पहले इधर को चलती है, फिर ये इधर को आ जाती है, और ये है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से फिर ये राजस्थान जाती है और राजस्थान में ये यू टर्न ले लेती है, वापस घूम जाती है इधर की तरफ, अरब सागर की तरफ यानी पश्चिम की तरफ, और फिर ये गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है। तो माही नदी जो हेडिंग है उसमें क्या क्या पॉइंट बन रहे हैं इसके स्पेशल, वो 2-3 आप देखें। माही नदी अगली हेडिंग रहेगी। तीसरी नदी है माही नदी। देखिए 2-4 पॉइंट अगर आप लिखते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी, मैप पे भी बनाते रहें और उसको लिखते भी रहें। तो माही नदी का उद्गम, सबसे पहले नदी की बात कर रहे हैं तो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिला, धार जिला। देखिए सब चीज़ें याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, धार जिला, मेहद झील, कौन सी झील, मेहद झील, और या आप कहें विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, जो भी आ जाए विकल्प में वैसा टिक करेंगे। विंध्य श्रेणी से तो निकलती ही है, अगर धार जिला आ जाता है तो मध्य प्रदेश के धार जिले में एक झील है छोटी सी, मेहद झील, उसी से ये नदी का उद्गम शुरू होता है और फिर ये राजस्थान में जा कर के, मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में जाके यू टर्न ले लेती है। तो ये क्या है, पहले उत्तर की तरफ चलती है, उत्तर चलती है, ये विशेष बात है क्योंकि मालवा का पठार उधर ही झुका हुआ है। सारी नदियां जा रही हैं, देखिए चंबल भी उधर ही जा रही है, बेतवा भी उधर जा रही है, केन भी उधर जा रही है, छिप्रा भी उधर जा रही है। आप और भी पढ़े थे, सिंध काल, जितनी भी सारी नदियां हैं सब उत्तर की तरफ जा रही हैं। तो माही नदी भी उत्तर की तरफ ही चलती है, तो पहले उत्तर चलती है और राजस्थान, राजस्थान में यू टर्न लेती है, लेकर गुजरात में खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। और विशेष बात इसकी ये है कि आप यहाँ पर देखोगे कि यहीं से कर्क रेखा गुजरती है, ये कच्छाप रन से होते हुए आप देखोगे कि ये निकलती है और इस तरह से जो कर्क रेखा है वो जाती है इस तरह से कर्क। अब देखिए ये नदी 2 बार कर्क रेखा को काट दी, पहले जब उत्तर की तरफ जा रही थी तो कर्क रेखा को क्रॉस किया, उसके बाद मुड़ करके फिर वापस आ गई तो कर्क रेखा को फिर से क्रॉस किया। तो इस तरह से माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। आप हमें कमेंट करके बताइए, अब कर्क रेखा है तो मकर रेखा भी तो है नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है उसका नाम बताइए। और बीच में कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये आपके लिए प्रश्न है। पीछे हम पढ़ा भी चुके हैं और आप अपना दिमाग लगाइए, बताइए विषुवत रेखा को कौन सी नदी किस देश में स्थित है वो नदी 2 बार काटती हो, और मकर रेखा को कौन सी नदी किस देश में स्थित है जो 2 बार काटती है। कमेंट करके बताइए और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अगर आप पढ़ रहे हैं विधिवत। ये माही नदी हो गई। तो इसके विषय में जो पॉइंट हमारा बना वो ये है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, काटती है। तो ये माही नदी के विषय में इतना काफ़ी है, बस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको माही नदी। तो ये 3 नदियाँ यहाँ पर हमने पढ़ ली जो आपके राजस्थान से भी रिलेटेड हैं।
अब आगे जो नदियाँ पढ़ेंगे वो गुजरात से रिलेटेड है, लेकिन राजस्थान से नहीं रिलेटेड है। 2 बड़ी नदियाँ पढ़ेंगे हम। तो अगली रिवर हम पढ़ेंगे अब नर्मदा। नर्मदा चित्र को आप बनाते रहिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कम जगह है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत मिटाते भी चलेंगे। माही नदी मिटा देंगे, अब छोटा सा लिख दे यहाँ पे माही। अब देखिए यहाँ पर की सिचुएशन आपको विधिवत समझी हुई है कि यहाँ पर लंबी लंबी 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और उनके बीच में जो गलियारा बनता है वो एक भ्रंश घाटी है, और उसी के बीच में 2 नदियाँ बहती हैं जो लगभग मध्य पठार से निकलती हैं। यानी लगभग आप कह सकते हो कि इंडिया के लगभग बीच से निकलती हैं, लेकिन ये अपने सामान्य ढाल के विपरीत बहती हैं। ऐसी भारत में कोई नदी नहीं है जो प्रायद्वीपीय नदी हो और भारत के मध्य से निकले और वो पश्चिम की तरफ चली आए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ तट के किनारे किनारे बहुत सी नदियाँ निकलती हैं जो पश्चिम की तरफ आती हैं। इस तरह से आप देखोगे मांडवी, ज्वारी, पेरियार और ये सब नदियाँ देखोगे, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं। ये सब यहीं वेस्टर्न घाट जो है उसी से निकलती हैं, तो ये सब आ जाती हैं इधर की तरफ नदियाँ। लेकिन ऐसी कोई नदी नहीं है जो यहाँ लगभग मध्य से निकले और इस तरह से आ जाए, क्योंकि ऐसा किस लिए है, ये जो वेस्टर्न घाट है ये ऊंचा है और इसकी ढाल इधर को है, पूरब की तरफ। हम पीछे आपको पठार वाले चैप्टर में बता चुके हैं कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा टुकड़ा यहाँ से बिंद सेड़ी के नीचे का जितना भी टुकड़ा है उसकी ढाल किधर को है, पूरब की तरफ है। इसीलिए देखेंगे आपकी नदियाँ यहाँ से निकलेंगी, इस किनारे से निकलती हैं और यहाँ चली जाती हैं। यानी कि इधर कम दूरी है, इधर नहीं आई, लेकिन ये नदियाँ इधर चली जाती हैं। चाहे आप गोदावरी देखेंगे, चाहे कृष्णा देखेंगे, चाहे कावेरी देखेंगे, वो निकलती तो वेस्टर्न घाट के नगीचे से हैं, यानी बिल्कुल पश्चिमी तरफ से निकलती हैं और पूरा पठार पार करके पूर्वी किनारे चली जाती हैं, क्योंकि ढाल ही उधर को है। लेकिन 2 विचित्र नदियाँ हैं जो बीच से निकलती हैं, लेकिन ये उल्टा इधर आ जाती हैं। वो नदियाँ इसलिए उल्टा आ जाती हैं क्योंकि वो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। अब भ्रंश घाटी क्या होता है? भ्रंश घाटी देखिए, जैसे कोई ये इस तरह से धरातल है, प्लेट है, तो कभी आंतरिक बल की वजह से, यानी कि नीचे से मैग्मा ने जोर लगाया, यानी प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हुई, उसकी वजह से वो टूट जाती हैं। जैसे कहीं एक फ्रैक्चर ये पड़ गया इस तरह से, और एक फ्रैक्चर ये पड़ गया। अब उसमें क्या हुआ, ये बीच का पोर्शन जो है वो धंस गया। तो धंस जाएगा ये पोर्शन जब, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरह से डाउन हो जाएगा पार्ट, यानी आप कह सकते हो कि ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। इस तरह से एक नाली नुमा संरचना जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी ऐसी। उसी नाली नुमा संरचना में जो है वो नदी बहती है। ये जो नाली बन गई, इसी नाली में बहती है वो नदी, इसीलिए उसको कहते हैं कि ये भ्रंश घाटी में बह रही है। और भ्रंश घाटी की ढाल है इधर को। अभी हमने बताया कि ये जो एरिया है ये डाउन गया है, यानी ये धंस गया है, इसी वजह से ढाल इन घाटियों की इधर की तरफ है। तो ताप्ती और नर्मदा के विषय में ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं, इसीलिए ये जो है पठार के ढाल के विपरीत अरब सागर की तरफ चली जाती हैं। और 2 ही नदियां हैं ऐसी, बाकी सब जो है वो पूरब की तरफ जाएंगी। चलिए देखें, नर्मदा के विषय में बात करें। भ्रंश घाटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो अगली हमारी नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी इस तरह से है, और ये एक लंबी नदी है जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से मध्य पठार से, लगभग पठार के लगभग बीचों बीच से आ रही है। और ये स्थान क्या है, देखिए ये यहाँ पे एक मैकाल है श्रेणी, मैकाल श्रेणी में एक स्थान है। मैकाल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पूरा लगभग पूरा का पूरा मैकाल जो रेंज है वो छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी इससे टच होता है आकर के। तो यहाँ पर एक जो पर्वत शिखर है जो मैकाल का सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो है अमरकंटक। ये स्थान क्या है, ये है अमरकंटक। अमरकंटक से एक्चुअली 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है, इधर की तरफ आती है
ये नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी। और एक नदी वो भी भ्रंश घाटी में बहती, वो भी अमरकंटक से निकलती है और वो इधर यमुना की तरफ चली जाती है, वो है सोन, सोन। और ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसीलिए यहाँ से लेके पूरा यमुना तक जो भ्रंश है उसको बोलते हैं नर्मदा सोन की घाटी, यानी नर्मदा सोन भ्रंश घाटी। बीच में बहुत ऊंचा क्षेत्र है, आधी जो भ्रंश है उसका ढाल इधर को है, तो सोन नदी उसमें चली जाती है। सोन नदी यमुना में जा कर के मिलती है। सोन नदी एक्चुअल में गंगा में जाके मिलती है, यमुना में नहीं, गंगा में जा कर के मिलती है। आप बताइए कि गंगा में वो किस स्थान पे जाके मिलती है। और नर्मदा नदी जो है वो इधर की तरफ चली आती है, खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है अरब सागर में। अब ये जो है इसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। यहाँ पे आप देखोगे नर्मदा के इधर ये जो है आपका विंध्य श्रेणी है, इधर विंध्य है, ये पूरा विंध्य श्रेणी चला गया। और इधर आप देखोगे तो सतपुड़ा है, सतपुड़ा महादेव। सतपुड़ा का ही एक हिस्सा है आगे मैकाल, यानी सतपुड़ा का पूर्वी छोर जो है वो मैकाल श्रेणी के रूप में है, यहाँ पे मैकाल है। तो एक नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, नर्मदा नदी। एक नदी और है, दोनों को साथ में हम आपको मैप पे समझा दें फिर लिखेंगे। एक नदी जो है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, बैतूल पठार से, और वो तापी नदी है, वो भी जो है इधर को आती है। ये है तापी, तापी या ताप्ती, ये है नर्मदा। तो ये हो गई आपकी विंध्य श्रेणी। चलिए इसको ज़रा और स्पष्ट बना देते हैं, ये सब नदियाँ हटा दें, ज़रा साफ साफ बना दें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे बनाएं आप, किस तरह से पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है विंध्य। ये पर्वत श्रेणी विंध्य, कैमूर रेंज सब आपको बता चुके हैं। और एक इस तरह से और पर्वत श्रेणी है, ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा। और सतपुड़ा का है इस तरह से और एक विस्तार है, ये है मैकाल। अब इस सिचुएशन को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये है मैकाल, मैकाल का ही एक यहाँ पे क्षेत्र है अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी ये गई इधर को, ये गई सोन, ये भ्रंश घाटी में। और एक नदी निकली जो इन दोनों के बीच में आकर के बही, ये है नर्मदा। ये कौन सी नदी है? ये है नर्मदा। और ये जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज से मध्य प्रदेश में एक नदी निकली इस तरह से, और ये सतपुड़ा के इधर इधर हो गई, ये है तापी, तापी नदी। और इसके बाद में, तापी के बाद में फिर एक पर्वत श्रेणी है, सतमला हरिश्चंद्र श्रेणी। ये कौन सी है? सतमला, सतमला हरिश्चंद्र, सब आपको ये भी बता चुके हैं, इस तरह से श्रेणियाँ हैं ये। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जिनके दोनों तरफ जो है क्या है? पर्वत श्रेणी है, और बीच में नाली है सकरी, वही उसकी भ्रंश घाटी है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं नर्मदा पे। नर्मदा, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। तो नर्मदा नदी जो है किस प्रदेश से अगर बात करें तो ये एक्चुअल में जो मैकाल श्रेणी का अमरकंटक क्षेत्र है वो बॉर्डर पे है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो वहीं से ये नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़, आप लिखेंगे मैकाल, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से, अमरकंटक से, ब्रैकेट में लिखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश बॉर्डर से ये नदी निकलती है। और उसके बाद ये नदी जाती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में नदी आ गई,
मैकाल के अमरकंटक से निकली, बॉर्डर पे है। अब ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। अगला पॉइंट क्या हुआ कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी विंध्य श्रेणी, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये दो बातें हो गई, आपने जान लिया। अब देखिए, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। ये देखिए, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी है, लेकिन वो अरब सागर में नहीं जाती है। तो तीन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। ये किस प्रकार से सबसे लंबी नदी है, देखिए, भारत की, सबसे पहले भारत शब्द पे फोकस करेंगे। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा। नर्मदा के विषय में ही बात हो रही है, नर्मदा है। यानी कि देखिए, तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो आप बता दें नर्मदा। अरब सागर में तो सिंधु नदी भी आती है। अरब सागर में ईरान, पाकिस्तान और उधर अफ्रीका की भी तमाम नदियां आकर के गिरती हैं। तो ऐसा नहीं कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पहला शब्द तो भारत पे ध्यान दीजिए, जब भारत की बात कर रहा है। दूसरा, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाएगी जब, यानी कि हम सिंध को अब काट देंगे, क्योंकि सिंध प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, वो हिमालयी नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों में, अब फिर प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियों की जब बात की जाएगी तो नर्मदा सबसे लंबी नदी है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है जो प्रायद्वीप पे है। तो ये हो गया भारत की सबसे लंबी नदी है। तो अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियों में क्या स्थान इसका आता होगा, तो तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। अगर सभी प्रायद्वीपीय नदियों को ले लेंगे, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में जाती हो, चाहे वो अरब सागर में जाती हो, तब नर्मदा तीसरे नंबर पे आ जाएगी, क्योंकि जो है गोदावरी और कृष्णा दो इससे बड़ी नदियां हैं। तो ये भी पॉइंट आप यहीं पर नोट कर लेंगे कि गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा के बाद, यानी दो नदियां बड़ी हैं सबसे। गोदावरी नंबर 1 पे है, उसके बाद है कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। अब इधर दोनों तरफ वाली ले लिया गया, इसमें अरब और बंगाल अलग अलग नहीं माना गया। दोनों तरफ की नदियां अगर मिलाएंगे तो नर्मदा नदी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। देखिए, लंबाई कितनी है नदियों की, ये अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कंपैरिजन के तौर पे आपको पता होना चाहिए कौन सबसे बड़ी है, कौन सी तीसरे, दूसरे, तीसरे नंबर पे, या किसी खास विशेषता की वजह से कितनी टोटल इसकी लंबाई है। वो कोई बहुत ही प्रमुख रिवर है, अगर लंबाई मायने रखती है उसकी तो पूछा जाएगा। अदरवाइज़ नदियों की लंबाई जो है वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो ये जो है गोदावरी और कृष्णा के बाद जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे अगर लिखना चाहें तो ये लगभग जो है लगभग 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। लगभग 1300 किलोमीटर लंबी नदी नर्मदा है। अब इस पे देखिए कई बांध वगैरह भी बनाए गए हैं। बांध वगैरह चैप्टर हम अलग पढ़ेंगे। वैसे एक फेमस है जो सरदार सरोवर बांध, इस पे बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। किन किन प्रदेशों में ये नदी बहती है, किन किन प्रदेशों में, तो ये सब चीज़ मैप से आपको स्पष्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश जब निकलेगी बॉर्डर से तो पहले मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद महाराष्ट्र
के क्षेत्र में बहती है और फिर गुजरात के क्षेत्र में आती है। तो ये नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 प्रदेशों में जो है ये रिवर प्रवाहित होती है। अब इसके जो मुहाने पर एक बंदरगाह है वो है भड़ौच। यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है भड़ौच। भड़ौच शहर जो है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर है। और तापी नदी के मुहाने पर बहुत फेमस है सूरत। सूरत बंदरगाह वो तापी नदी के किनारे है और नर्मदा नदी के किनारे भड़ौच है, और दोनों ही बंदरगाह है, दोनों ही बहुत फेमस हैं। तो ये जो है इतने इसके विशेष पॉइंट हैं। 2 पॉइंट और आप नोट कर लेंगे। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। एक कौन सा हमने बताया? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। कोई कमेंट करके हमें बता सकता है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? आगे चैप्टर में आएगा तब हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर है। और हमने क्या बताया कि इस नदी के मुहाने पर क्या है? भड़ौच। भड़ौच शहर एक बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, स्थित है। ये हो गया इतना नर्मदा के विषय में। और बाकी बहुत सारी चीज़ें नर्मदा घाटी के विषय में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बांध वगैरह पे हम बाद में बात करेंगे। एक झरना है नर्मदा नदी पर, एक बहुत खूबसूरत झरना है। देखिए बिंद श्रेणी की आप देख रहे हो कि ये बिंद श्रेणी है। बिंद श्रेणी काटती है तो बिंद श्रेणी में बहुत से पत्थर पाए जाते हैं, संगमरमर भी पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में एक भेड़ा घाट जगह है, वहाँ पर संगमरमर को काट करके, यानी संगमरमर के पत्थरों को काट करके एक बहुत बढ़िया दुधिया कलर का झरना जो है नर्मदा नदी ने तैयार किया है। उस झरने का नाम है धुआंधार झरना। तो अगला पॉइंट क्या है? देखिए मध्य प्रदेश में, एमपी में, कहाँ? जबलपुर के पास। जबलपुर, जबलपुर में कहाँ? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट में धुआंधार झरना, धुआंधार झरना बनाती है। तो इतने पॉइंट जो हैं वो आपके नर्मदा के विषय में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नर्मदा के जो सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी छोटी सी नदियां हैं, कभी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए नर्मदा नदी को ज़्यादा चांस ही नहीं मिलता है कि लंबे से नदियाँ इसमें आके मिले। देखिए इसी तरह छोटी छोटी नदियाँ इसमें दोनों तरफ से आकर के मिलेंगी, क्योंकि बाकी जो है बहुत दूर से इसमें नदियाँ आ ही नहीं पाएंगी। तो 1-2 सहायक नदियों के नाम भी आप इसमें नोट कर लें। सहायक नदियाँ कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये किस नदी की सहायक नदी है। तो इसमें देखिए ओरियन एक नदी है, ओरियन। एक तवा नदी है, एक जो है दूधी नदी है, दूधी। एक शक्कर है, शक्कर। तो एक हिरना नदी है, हिरना। तो ये कुछ जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। बाकी अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो तापी नदी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो नर्मदा नदी के विषय में इतनी चीज़ें आपने जान ली। खास पॉइंट जो है इसके भी याद रखिएगा, वही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगली हेडिंग है तापी। तापी या ताप्ती। देखिए तापी नदी नर्मदा नदी के पैरेलल बहती है, यानी समांतर, बिल्कुल जैसे वो बहती वैसे ये बहती है। कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश में बैतूल पठार है, सतपुड़ा श्रेणी के निकट में मध्य प्रदेश में एक छोटा पठार है, बैतूल का पठार। बैतूल पठार पे एक स्थान है मुल्ताई। मुल्ताई से ही इस नदी का उद्गम होता है। तो पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है, उसके बाद में ये महाराष्ट्र में इंटर हो जाती है और उसके बाद फिर गुजरात में आती है। तो देखिए सबसे लंबी जो इसकी नदी का क्षेत्र है, जैसे नर्मदा तो मध्य प्रदेश में बह रही थी ज़्यादा, महाराष्ट्र में कम बह रही थी, लेकिन ये नदी जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा बहती है, मध्य प्रदेश में कम बहती है। तो तापी निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर ये महाराष्ट्र में इंटर होती है और उसके बाद गुजरात में इंटर होती है, और गुजरात में आकर के ये नदी सूरत के पास में,
इसके नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह नगर सूरत नगर स्थित है, यहाँ पर गिरती है। तो यही 3-4 पॉइंट हैं। अब ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में ये भी बहती है, वो है सतपुड़ा एक तरफ उत्तर में, और दक्षिण में सतमला हरिश्चंद्र रेंज ये है। इसीलिए देखिए जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दोनों तरफ भ्रंश घाटी है, एक नर्मदा भ्रंश और दूसरी तरफ तापी भ्रंश। इसीलिए सतपुड़ा क्या बन जाता है? ब्लैक माउंटेन बन जाता है। वैसे याद रखिएगा सतपुड़ा एक अवसादी चट्टानों से बना हुआ पर्वत है, लेकिन इसके दोनों तरफ भ्रंश होने से ये किस में परिवर्तित हो गया? ब्लैक माउंटेन में। तो ये ब्लैक माउंटेन भी है सतपुड़ा। तो तापी के विषय में पहला पॉइंट क्या हुआ, कहाँ से निकलती है? तो देखिए सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है। सतपुड़ा या फिर मध्य प्रदेश के बैतूल पठार में मुल्ताई स्थान से ये नदी निकलती है तापी, और कहाँ जाती है? ये भी जो है अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर और सूरत के पास में, सूरत शहर मुहाने पर स्थित है, मुहाने के पास स्थित है। ये इसकी लोकेशन हो गई। अब कहाँ कहाँ से निकलती है? देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से नदी आ जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद में ये नदी आ जाती है गुजरात में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक लंबाई है इसकी, सर्वाधिक लंबाई। और नर्मदा के बाद में जो है तापी नदी उसी के पैरेलल बहती है, उसके दक्षिण में। तापी नदी के विषय में और कोई बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं जाननी है, यही 3-4 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इस पे जो है ककरापार और उकाई जो है वो परियोजना स्थित हैं, वो परियोजना के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ लिख लें, जैसे ककरापार और उकाई, धीरे धीरे से याद भी करते रहेंगे। परियोजनाएं, ये सब बिजली वगैरह नहरें वगैरह बनाने के लिए परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं स्थित हैं। सरदार सरोवर वाली नर्मदा पे है, ककरापार और उकाई परियोजनाएं वो तापी नदी पर हैं। तो इस तरह से ये 2 नदियां हैं इधर की। अब इसके बाद की जो नदियां हैं वो सब छोटी छोटी नदियां हैं वेस्टर्न घाट की। यही इतनी जो है कुछ बड़ी बड़ी नदियां थी, लूनी, साबरमती और ये सब। बाकी इधर बहुत छोटी छोटी यानी 100-200 किलोमीटर वाली नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे जो स्टेट पड़ेगी इसके बाद में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कोई बहुत ऐसी नदियाँ नहीं हैं जो आपसे पूछी जाएं, तो उनको हम छोड़ के चलेंगे। बहुत 1-2-4 छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो प्रश्न नहीं बनते हैं। इसके बाद गोवा स्टेट पड़ती है आपकी। यहाँ पर पड़ेगा आपका गोवा। गोवा के बाद में कर्नाटक पड़ेगा और फिर केरल पड़ेगा। तो गोवा, कर्नाटक और केरल की कुछ 4-5 नदियां हैं, उनके विषय में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए गोवा की 2 बहुत खास नदियां हैं, वैसे आपको 3-4 नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ तक आप समझ गए। महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं, मीठी नदी है बम्बई के पास में, वो सब क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे आपके, याद रखिएगा। 1-2 हैं नदियाँ। लेकिन गोवा की नदियाँ आप देखिए, गोवा में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए गोवा में एक नदी आपकी पड़ेगी पहले। देखिए यहीं पर हम मैप पे ही बना दें कौन कौन सी रिवर हैं गोवा में। 4 नदियों के नाम आप याद रखिएगा, बाकी जो है 2 नदियों को थोड़ा सा 2-4 पॉइंट याद करेंगे हम। गोवा में 4 नदियाँ ऐसे बना लीजिए, 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में है। देखिए पहली है चपोर, दूसरी है मांडवी, तीसरी है जुआरी और चौथी है रोचल। ये 4 नदियाँ। देखिए यहाँ का पैटर्न देखिए आप, गोवा का पैटर्न कैसा है। आपको पैटर्न वाली क्लास में हमने बताया था, जब ऐसे एक दूसरे के समांतर नदियाँ बहती हैं तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए कि ये नदियाँ कौन सा पैटर्न दिखा रही हैं।
यहाँ पे सभी नदियाँ एक ही पैटर्न दिखाएंगी, वो पैटर्न आप कमेंट करके बताएं कि ऐसे ऐसे होती हैं नदियाँ। देखिए चपोर नदी, मांडवी, जुआरी, रोचल, इसमें से मांडवी और जुआरी दो बहुत फेमस प्रमुख नदियाँ हैं गोवा की, और चपोर और रोचल ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस स्टेट में नदी हैं। ये देखिए निकलती तो वेस्टर्न घाट से हैं, कर्नाटक के क्षेत्र से निकलती हैं, गोवा में बहते हुए ये आकर के अरब सागर में गिरती हैं। सभी नदियों के विषय में यही प्रश्न आपका बनेगा, कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट, कर्नाटक के क्षेत्र से, कहाँ बहती हैं? गोवा में, गिरती कहाँ है? अरब सागर में। तो ये 4 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? चपोर, चपोर, मांडवी, जुआरी और रोचल, 4 नदियाँ। अब इसमें जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो मांडवी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे लंबी नदी नहीं है, सबसे लंबी नदी जुआरी है, लेकिन जो मांडवी नदी है वो विशेष है। मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको गोवा की जीवन रेखा। कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के बेलगाम, बेलगाम से आपको हिस्ट्री में कुछ याद आ रहा होगा। बेलगाम में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी वहाँ पे? बताइए। कर्नाटक के बेलगाम से निकलती है, फिर गोवा, गोवा में होती हुई ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए नंबर 1 पे तो जुआरी है, नंबर 2 पे मांडवी है। गोवा में होती हुई कहाँ जाती है? अरब सागर, अरब सागर में गिरती है जाकर के। देखिए जो गोवा की राजधानी है पणजी, यानी पणजी, पणजी जो है वो इसी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी इसी के किनारे हैं, इसी के किनारे स्थित है। अब ये जो जुआरी और मांडवी हैं ये दोनों आकर के आपस में लगभग एक ही जगह पे मुहाना बनाती हैं, और उसी मुहाने के पास में, यानी मांडवी और जुआरी दोनों के मुहाने के पास में एक बहुत फेमस बंदरगाह है, वो है मार्मागांव। मार्मागांव बंदरगाह बहुत फेमस है, खास करके आयरन ओर का एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है, तो उसके लिए बहुत फेमस है मार्मागांव। जब हम आयरन अयस्क के विषय में पढ़ेंगे तब देखेंगे किस प्रकार से मार्मागांव, विशाखापट्टनम, पारादीप यानी वाइजार वाला और पारादीप, ये सब क्या हैं? ये सब लौह अयस्क का निर्यात करने वाले पोर्ट हैं। तो मार्मागांव पोर्ट अभी जुआरी वाली नदी के में हम लिखवा देंगे उसको। तो पणजी को आपने यहाँ पर लिख लिया। पणजी जो है वो किस नदी के किनारे है? वो मांडवी नदी के किनारे है। अगला जो नदी है वो है जुआरी। जुआरी, जुआरी नदी, देखिए मांडवी और जुआरी ये जोरी नदियाँ भी हैं। जोरी नदियाँ किस प्रकार से हैं? जब इधर से ज्वार आता है तो इन नदियों में पानी अंदर तक बहुत कस के समुद्र का चला जाता है और फिर वो वापस आता है। तो इस तरह से इसमें सस्ता परिवहन है, यानी कि उधर से अगर कोई नाव में रख के सामान ले जाना चाहो वापस आते हुए ज्वार में, यानी भाटा के समय, तो बड़े ही सस्ती कीमत में बिना ईंधन के ही आप नाव चलाते चले जाएंगे और यहाँ पोर्ट तक आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर गोवा में आयरन, गोवा में जो है लोहे का उत्खनन होता है, लोहा निकाला जाता है, आयरन ओर, और उसको इन्हीं नदियों के द्वारा, जुआरी और मांडवी नदियों के द्वारा जो है वो मार्मागांव पोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है बहुत ही निहायत सस्ती कीमत में, और फिर मार्मागांव से जो है वो आगे एक्सपोर्ट किया जाता है। सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो जुआरी जो है, जुआरी नदी कहाँ पे है? गोवा में है, और ये भी जो है कर्नाटक के क्षेत्र से ही निकलती है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है? ये गोवा की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और ये दोनों नदियों में आप लिख लीजिएगा कि जोरी नदी हैं ये। ज्वर यानी इसमें जो है टाइडल वाटर पहुंच जाता है। गोवा की सबसे लंबी नदी है, और
देखिए जुआरी प्लस मांडवी, यहाँ पे मांडवी का भी नाम आएगा, के मुहाने पर मारमा गांव पोर्ट स्थित है। मार्मागांव पोर्ट। और जुआरी नदी के किनारे एक फेमस शहर है वास्को द गामा। ये जुआरी नदी के किनारे है, ये मांडवी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो वास्को, ये भी पोर्ट है, वास्को द गामा शहर या पोर्ट, दोनों चीज़ हैं। ये जुआरी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, जुआरी नदी के किनारे, कि जो है वास्को द गामा जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो जुआरी नदी के किनारे है। पणजी किस नदी के किनारे है, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है। मार्मागांव किस नदी के किनारे है, तो ये संयुक्त दोनों के मुहाने के बीच में है, पास में ही है, यानी मांडवी और जुआरी दोनों शामिल है उसमें। तो इस तरह से मांडवी और जुआरी के विषय में आपने जाना। गोवा की लाइफलाइन कौन सी नदी है, वो मांडवी नदी है, लेकिन गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो जुआरी नदी है। और इसके बाद में एक नदी जो है वो रोचल नदी है। तो इस तरह से चपोर, मांडवी, जुआरी, रोचल कहाँ की नदियाँ हैं, ये गोवा की नदियाँ हैं। अब देखिए कर्नाटक में ज़्यादातर नदियाँ सब पूरब की तरफ जाती हैं, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। एक अरब सागर की तरफ जो आने वाली नदी है सारावती, उसको देख लेते हैं। एक नदी की बात करेंगे यहाँ पे बस, सारावती। तो ये गोवा में हो गई। अब एक कर्नाटक में नदी आप लिख लें, सारावती। सारावती कर्नाटक। और ये नदियाँ कहाँ हैं, गोवा। देखिए गोवा में सभी नदियाँ इधर को आ रही, लेकिन कर्नाटक की नदियाँ उधर भी जाएंगी ना, तो इसीलिए जो है सारावती, ये कर्नाटक में है। अब सारावती नदी जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र से निकलती है, वेस्टर्न घाट से ही, और ये अरब सागर में आके गिरती है। और बस एक ही पॉइंट आपको इसमें विशेष करके याद रखना है, सारावती पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जोग जलप्रपात यानी कि गरसोपा झरना या महात्मा गांधी जलप्रपात, वो सारावती नदी पर ही स्थित है। बस यही पॉइंट इसके विषय में पूछा जा सकता है आपसे। तो अगली नदी जो हमारी है वो है सारावती। सारावती ये कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है ये नदी, शिमोगा से। एक है अम्बू तीरथ, अम्बू तीरथ नाम का स्थान है, तीरथ से ये नदी निकलती है और कहाँ जाती है, अरब सागर में। कहाँ जाएगी, अरब सागर, अरब सागर में। अब इसमें जो एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जोग प्रपात इसी पर स्थित है, जोग प्रपात झरना, वाटरफॉल इसी पर स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। जोग प्रपात के दो और नाम हैं, वो भी आप यहीं पे लिख लें। इसको गरसोपा झरना भी कहा जाता है, गरसोपा, या महात्मा गांधी झरना। और ये क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। प्रपात मतलब वाटरफॉल। अब देखिए सबसे ऊंचा में दो नाम आ जाते हैं, कुंचिकुल का भी नाम आपने जाना होगा, कुंचिकल। तो कुंचिकल झरना भी जो है कर्नाटक में है, लेकिन वो सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है, सबसे ऊंचा झरना नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें, जैसे कि ये कोई ऐसे धरातल है, इस तरह से ये डाउन है ऐसे, तो एक नदी यहाँ से बह करके आ रही इस तरह से, तो जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इसका पानी इस तरह से गिरेगा, इस तरह से यहाँ
आकर के गिरेगा तो ये जो है बनता है प्रपात। ये क्या बनता है? प्रपात, यानी झरना। इस तरह से पानी आकर के गिरने लगेगा ऐसे यहाँ नीचे। तो यहाँ से ले करके और यहाँ जहाँ गिरता है पानी, ये लंबाई जो है वो कहलाती है प्रपात की लंबाई, यानी झरना की लंबाई। तो अगर झरना की लंबाई देखेंगे तो जोग जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी प्रपात की ऊंचाई भारत में सबसे ज़्यादा है ये। लेकिन जो कुंचिकल है, कुंचिकल झरना, यहीं पे आप लिख लें कि कुंचिकल, कुंचिकल प्रपात ये बराही नदी पर है, बराही नदी। और ये नदी भी कर्नाटक में है। देखिए देखिए इसी क्षेत्र में सब ऊंचे ऊंचे झरने पाए जाएंगे, हम पीछे भी क्लास में आपको बता चुके हैं। तो कुंचिकल प्रपात जो है वो बराही नदी पर है और ये जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है, सबसे ऊंचाई वाला झरना है। अब देखिए अंतर क्या है। ये झरना तो बहुत ऊंचे से गिरता है, लेकिन ये एक स्टेप में कोई भी इतना लंबा प्रपात इसका नहीं है जो जोग जितना ऊंचा हो। यहाँ पे इसको बना रहे हैं सारावती को मिटा के। देखिए ये इस तरह से कोई लैंड है जो इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से और ऐसे। अब देखिए यहाँ से कोई एक नदी जा रही है तो उसका पानी पहले यहाँ गिरा, फिर इस तरह बहा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा और फिर ये आ गया। तो देखिए यहाँ से झरना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक है, तो ये लंबा तो बहुत है, यानी बहुत बड़ा झरना है। लेकिन ये एक प्रपात की ऊंचाई नहीं, इसमें एक प्रपात यहाँ पर है, एक प्रपात यहाँ पे है, एक प्रपात यहाँ पे है, 1 2 3 स्टेप में है। तो सबसे ऊंचा झरना तो है लेकिन प्रपात की ऊंचाई कम कम है, यानी ये सब छोटे छोटे प्रपात हैं और टोटल मिलाकर के बहुत ऊंचे से ये झरना आ रहा है। तो कुंचिकल इसी प्रकार का झरना है जो सबसे ऊंचाई वाला झरना है। लेकिन जो एक ही प्रपात की ऊंचाई देखें कि अगर इस तरह से ज़मीन का धरातल है जो इस तरह से, तो जो ये जोग जलप्रपात है वो इस तरह से यहाँ से नदी आई और यहाँ गिरी आकर, यानी बहुत है तो उससे कम ऊंचाई पर देखिए। लेकिन ये जो एक ही प्रपात की ऊंचाई है वो इनके किसी भी प्रपात से ज़्यादा लंबा है, यानी सबसे लंबाई वाला प्रपात जोग प्रपात है। और ऊंचाई पर स्थित यानी ऊंचे से गिरने वाला झरना कौन सा है? वो कुंचिकल है। और कुंचिकल भी जो है वो बराही नदी पर कर्नाटक में ही है। और कर्नाटक में एक और झरना है, वो है बरकाना झरना। कौन सा है? बरकाना, बरकाना झरना। ये जो है सीथा रिवर पे है, सीथा नदी, और ये भी कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में ये भी बहुत ऊंचा झरना है। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है और फिर नंबर 3 पर ये है। अगर ऊंचाई की पूरी बात की जाएगी तो जो जोग जलप्रपात है वो नंबर 3 पे आता है। लेकिन वैसे भारत का ये सबसे ऊंचा, अगर एक ही प्रपात की लंबाई की बात की जाएगी तो जोग सबसे लंबा प्रपात है। वैसे तो बरकाना और कुंचिकल इससे ज़्यादा ऊंचे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे क्या कन्फ्यूजन है। तो ये हो गई सारावती के विषय में। अब देखिए यहाँ पर 2 नदियाँ भी आपको पता हो गई। सीथा नदी भी कर्नाटक में ही है और बराही नदी ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ आपको यहाँ पे डिस्कस हो गई। अब केरल की बात कर लेते हैं और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। केरल, देखिए केरल में 3 नदियाँ खास करके आपको याद रखनी है। एक तो जो केरल की सबसे लंबी नदी है पोन्नानी नदी, यानी इसको भरतपुझा बोलते हैं। ये कौन सी है? भरतपुझा, या इसको पोन्नानी भी बोलते हैं। पोन्नानी, नीला नदी कई नाम है इसके, पोन्नानी। और एक है पेरियार, पेरियार, और एक है पंबा। 3 नदियों पर हम बात करेंगे, बस 3 ही नदियाँ जो है वो इम्पोर्टेंट हैं केरल की, और ये अरब सागर की तरफ आने वाली नदियाँ हैं तीनों। भरतपुझा जो है पहली हेडिंग जो है, केरल की बात हम अब करेंगे। केरल,
देखिए भरत पूझा या इसको बोलते हैं पुन्नानी। इसके विषय में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए ये निकलती तो वेस्टर्न घाट से है, तमिलनाडु के क्षेत्र से, और आती है केरल में होकर के अरब सागर के क्षेत्र में। तो ये कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई तमिलनाडु से, अन्नामलाई तमिलनाडु से निकलती है और केरल होकर कहाँ जाती है? अरब सागर में गिरती है आकर के। एक तो ये पॉइंट हो गया, कहाँ से आई कहाँ गई। अब भरत पूजा या पुन्नानी नदी जो है वो केरल की सबसे लंबी नदी है। ये केरल की क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी यही है, सबसे लंबी नदी। कौन सी? पुन्नानी नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, नीला नदी। यानी 3 नाम इसके हो गए, पुन्नानी, भरत पूजा और नीला नदी। तो इतनी चीज़ें इसके विषय में आपको जाननी है। दूसरी नदी है पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भरत पूजा के बाद में, यानी कि केरल की सेकंड बड़ी नदी है ये, बड़ी नदी। और ये पीने का पानी जो है फ्रेश वाटर बढ़िया इसमें स्वच्छ मिलता है, कम प्रदूषित। इसीलिए ये जो है जीवनदायिनी, केरल की जीवनदायिनी नदी जो है वो पेरियार ही है। इसको केरल की जीवनदायिनी भी बोलते हैं, केरल की जीवनदायिनी यही नदी है, जीवनदायिनी नदी। और इसी जो है पेरियार नदी पे एक बांध बनाया गया है इडुक्की में, जिसको इडुक्की बांध बोला जाता है। मुल्ला पेरियार बांध, इडुक्की बांध जो है वो इसी पेरियार नदी पर है। और ये जो नदी है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में कभी कभी विवाद भी होते रहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ निकलती लगभग सभी तमिलनाडु के क्षेत्र से हैं और केरल में आकर के फिर अरब सागर में जाती हैं। तो पानी के बंटवारे को लेकर के बहुत सी नदियों में, बहुत से स्टेट के विषय में बहुत सी तरह के विवाद हैं। उन पे अलग से चैप्टर होगा हमारा जल विवाद पे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पेरियार के विषय में। और एक नदी आपकी पढ़नी है पंबा नदी जो है वो केरल से निकलती है और यहाँ पे एक वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड झील, उसी में आकर के ये मिल जाती है पंबा नदी। तो पंबा नदी के विषय में आप बस एक पॉइंट याद रखेंगे, पंबा केरल में है ये, और ये कहाँ मिल जाती है? ये वेम्बनाड झील, मैप पे देखिएगा, वेम्बनाड झील में गिरती हैं। और वेम्बनाड झील जो है आगे, वेम्बनाड एक कयाल है और वो आगे समुद्र में मिली होती है। देखिए कयाल क्या होता है, जो इधर नदियां हैं इधर जो होती हैं उनको लैगून कहा जाता है, लैगून ही होता है, उसको केरल में कयाल कहा जाता है। कयाल क्या होता है? जैसे कि ये समुद्र का कोई तट है और यहाँ पे कोई झील है, और वो झील इस तरह से है कि वो समुद्र में खुली हुई है, यानी उसमें समुद्र का पानी जाने का रास्ता है, मिला हुआ है। तो इसको बोलते हैं लैगून। लैगून में एक डोर होता है, सकरा, जो समुद्र में खुलता है। तो इसी को लैगून को केरल के क्षेत्रीय भाषा में जो वहाँ पे बोलते हैं कयाल। क्या बोलते हैं? कयाल। तो ये वेम्बनाड जो है या अष्टामुडी, ये सब क्या है? कयाल हैं। एक बार क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि कयाल क्या है, तो कयाल एक प्रकार की लैगून झील होती है। लैगून झील को ही केरल में क्या कहा जाता है? कयाल। उदाहरण क्या है? उदाहरण इसके हैं वेम्बनाड। वेम्बनाड क्या है? कयाल है, वेम्बनाड। और एक अष्टामुडी झील भी है केरल में, उसको भी कयाल ही कहा जाता है, दोनों ही कयाल हैं। और इधर जो है इसको लैगून कहते हैं, जो आप देखते हो लैगून, पुलिकट और चिल्का वगैरह, तो वो भी एक प्रकार से कयाल ही हैं, लेकिन वहाँ उसको लैगून कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा लूनी से लेकर के और पंबा रिवर तक का जो
एक अरब सागर की तरफ जाने वाला अपवाह तंत्र है उसको हमने समझ लिया है, और आशा है कि जितने क्वेश्चन बन इसमें सकते हैं वो हमने सब कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो इधर पूरब की तरफ आने वाली नदियाँ, वो काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उसमें 4 नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनके विषय में विस्तार से हम पढ़ेंगे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियों पर हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी सभी सहायक नदियों पर बात करेंगे, और बाकी सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, पेन्नेरू, बैगी, ये सब नदियाँ भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ, वो भी कहाँ से निकलती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, उन पर भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।